हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। उससे पहले हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें और आपको बहुत समझ में आएगा। आप पहले एक बार बैर एक्ट को पढ़िए, उसके बाद बैर एक्ट को लेकर बैठिए साथ में और हम मेरे वीडियो को सुनिए। आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। LLB, LLM, UGC नेट, RGS, APU, JLO सभी के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं ये सबके लिए उपयोगी हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 16 में भी आर्टिकल 15 की तरह छः बातें हैं और हम एक एक करके सबको बताते हैं। आर्टिकल 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नौकरियों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब राज्य में जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां निकलेंगी उनमें सभी नागरिकों के लिए एक इक्वल समानता होगी। मतलब अवसर की समानता होगी। सबको नौकरियों में फॉर्म भरने का, सभी जितने भी अभ्यर्थी होंगी सबको फॉर्म भरने का अधिकार होगा। सबको समानता होगी, सब फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सरकारी नौकरियों में सबके लिए समानता की बात करता है आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(2) धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करता। मतलब सरकारी नौकरियों में जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ये हमने 16(1) और 16(2) में मतलब 16(1) में तो अवसर की समता होगी और 16(2) में राज्य अगर कोई भर्ती निकालता है तो उसमें धर्म, जाति, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। पर आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(2) में एक डिफरेंट है। आर्टिकल 16(2) में उद्भव और निवास को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि आर्टिकल 15(1) में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को ही सम्मिलित किया गया है। ये हमने अभी डिफरेंट आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं 16(3). आर्टिकल 16(2) का एक अपवाद है। आर्टिकल 16(2) में तो ये कहता है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा, पर आर्टिकल 16(3) में संसद विधि बनाकर सरकारी सेवाओं के मामले में किसी प्रदेश या किसी केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधित शर्त लागू कर सकती है। मतलब भर्ती प्रक्रिया में निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। ये आर्टिकल 16(3) बताता है। जैसे कि कोई राजस्थान में भर्ती निकलती है तो उसमें राजस्थान के SC, ST, OBC वर्ग और भी जितने भी कोटे वाले आरक्षित वर्ग हैं सबको आरक्षण दिया जाता है। पर कोई भी अभ्यर्थी जैसे राजस्थान में भर्ती निकलती है तो ये थोड़ी ना कि केवल राजस्थान के निवासी इस फॉर्म को भरते हैं, अदर स्टेट के भी निवासी, अदर स्टेट की अभ्यर्थी भी उसको भरते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अदर स्टेट के होते हैं और जो आरक्षण मिलता है वो राजस्थान के लोगों को ही मिलता है। इस प्रकार संसद विधि बनाकर निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। समझ में आया आपके? आगे देखते हैं आर्टिकल 16(4). राज्य को यह अधिकार है कि देश के पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में उनकी कमी है। इस प्रकार ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विधि बनाकर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 16(4) भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। अब आर्टिकल 16(4)(a) भी हम पढ़ते हैं, वो कब जोड़ा गया है। आर्टिकल 16(4)(a) 17वां संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें ST, SC के लिए आरंभिक और प्रोन्नति में आरक्षण की नियुक्ति व प्रमोशन दोनों में आरक्षण की बात करता है। 17वां संविधान संशोधन 1995 में के द्वारा आर्टिकल 16(4) में क्लॉज ए जोड़ा है, जो कि SC, ST के लिए आरंभिक भी मतलब भर्ती प्रक्रिया में जब फॉर्म भरते तब भी और जब उनकी नौकरी लग जाती है तब उनकी प्रमोशन होता है तो उसमें भी आरक्षण की बात करता है। 16(4)(a)(9) जो 17वां संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 16(4)(b)
81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 16(4)(b) जोड़ा गया, जो इंदिरा गांधी के निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट को इंदिरा गांधी में जो निर्णय दिया गया था इंदिरा गांधी बाद में, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 16(4)(b) जोड़ा गया है। यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भरे नहीं जा सके तो उसे हम बकाया बैकलॉग को एक अलग वर्ग माना जाएगा। मतलब किसी वर्ष, हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे किसी वर्ष पहले की भर्ती प्रक्रिया में 20 रिक्त पद रह गए हैं, तो अब जब दोबारा भर्ती आएगी तो उसमें 100 आए हैं, तो उस 20 को हम अलग ही मानेंगे और इस प्रकार मिला के कुल 120 अलग माना जाएगा। ये एक अलग वर्ग माना जाएगा। मतलब पिछले के बकाया रिक्तियों को भी हम एक अलग वर्ग मानेंगे। मतलब यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भरे नहीं जा सके हों तो ऐसे बकाया बैकलॉग को एक अलग वर्ग माना जाएगा। इंदिरा साहनी का हम केस बताते हैं आपको। इंदिरा साहनी एक बनाम भारत संघ, जिसके मुख्य न्यायमूर्ति वैकट चलैया थे और ये निर्णय 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया। सामान्य श्रेणी और ओबीसी दोनों के आरक्षण को इसमें चुनौती दी गई और इसके निर्णय को अभी हम बताते हैं इसमें क्या क्या निर्णय दिया गया। सबसे पहली बात इसमें ये कहा गया था कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, पिछड़े वर्ग को खत्म करके दिया गया है और एसटी एससी का आधार भी वही है। एसटी एससी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो भी ओबीसी को भी वही आधार दिया जाएगा। मतलब जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मतलब पिछड़े वर्ग को हटा के हम उसके जगह एक ओबीसी श्रेणी रखेंगे और वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार ही होगा। जैसे कहा एसटी एसटीओ को भी हम सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देते हैं, इस प्रकार ओबीसी को भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जनरल वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर जनरल वालों को आरक्षण नहीं दिया गया। दूसरी बात ये बताई गई है क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन का संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तीसरी बात उसमें ये बताई है कि आरक्षण की सीमा 50% हो सकती है, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल को आरक्षण से दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि जो लोग अपने टैक्स देते हों और जो लोग टैक्स नहीं देते हों, जो नॉन क्रीमिलियर हैं, उनको ही आरक्षण दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट एक नया केस है जयलक्ष्मी पाटिल महाराष्ट्र सरकार 2021 के बाद में मराठा आरक्षण को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को निर्णय देते हुए मराठा आरक्षण को भी खारिज कर दिया गया। और 2-3 केस और हैं इसमें जिनको हम बताते हैं। एक बलसम्पा पाल बलराम कोचिंग विश्वविद्यालय के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि उच्च जाति की कोई महिला किसी पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे अनुच्छेद 16(4) का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मीना कनवरिया बनाम सुनीता का भी वाद है। एक और केस है अनुज वर्ग बनाम भारत का होटल संघ का केस है, जिसमें पंजाब सरकार ने इस अधिनियम की धारा 30 की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी, जिसकी सरकार ने होटल या बार में जिसमें शराब परोसा जाता है महिलाओं को निर्जन पर रोक लगा दी। प्रतिनिधियों का यह विज्ञापन था कि प्रावधान अनुच्छेद 14 के अधीन समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए विवेककारी है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया सरकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे महिलाएं सुरक्षित रहकर अपनी जीविका के साधन चला सके और पुरुष और स्त्री में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इस प्रकार आर्टिकल 16 में एक और 103वां संविधान संशोधन 2019 जोड़ा गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस वालों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है 2019 में। जबकि इंदिरा साहनी के मामले में तो ये कहा गया था कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पर सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वर्ग की श्रेणियों को भी, मतलब ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार आर्टिकल 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बातें हमने आपको बताई और आर्टिकल 16(5) जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी हम बताते हैं अभी आपको। 16(5) ये कहता है कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के लिए केवल उसी धर्म से रिलेटेड पर्सन को ही नियुक्त करेगी। जिस प्रकार जैसे कोई धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाएं जो चल रही हैं या जो जारी हैं, उनमें उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी जो उन धार्मिक संस्थाओं से रिलेटेड हैं, वो जिस धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, उस धर्म के बारे में बातें बता सकते हैं। उसी की बात करता है आर्टिकल 16(5) और आर्टिकल 16(6) अभी 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।